दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही है, शेयर मार्केट का जो है काफ़ी बुरा हाल चल रहा है इस वक्त। जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, और अगर आने वाले समय की मैं बात करूँ, कुछ ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा प्रोमिटिंग मुझे नहीं नज़र आ रहा। मुझे लग रहा है कि जो मार्केट है वो भी धीरे धीरे और डाउन आएगी। बट जैसे जैसे मार्केट डाउन आती है, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो साल के लिए या 1.5 साल या 2 साल के लिए नहीं है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात करूं, जितनी बार भी मार्केट नीचे आती है उसका मतलब ये है कि कुछ अच्छे स्टॉक हैं वो भी नीचे आएंगे। तो इस सिचुएशन में जो कंपनीज बहुत ही अच्छे फंडामेंटल रखती हैं, उनको इस सिचुएशन में बाय करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए साबित हो सकता है। अगेन गाइज, मैं वीडियो शुरू करने लगा हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ 5 स्टॉक बताऊंगा जिसमें आने वाले कुछ टाइम में मैं पर्सनली इन्वेस्ट करूंगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को रिकमेंडेशन पर्पसेस के लिए मत लेना। आप प्लीज़ कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करने के बाद ही सिर्फ इन्वेस्ट करना, उसके बिना इन्वेस्ट मत करना। तो आइए गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं टॉप 5 स्टॉक जिनकी मैं अब बात करने जा रहा हूं, जो मेरे अकॉर्डिंग अच्छे पीई रेशो पे अवेलेबल हैं। और अगर मार्केट और डाउन जाती है और ये और डाउन जाते हैं तो इनको बाय करना प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। तो अगर मैं सबसे पहला स्टॉक बात करूं तो वो है HCL टेक्नोलॉजीज। तो गाइज, इस वक्त जो शेयर है वो तकरीबन 1015 रुपये का चल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा शेयर है। अगर मैं 52 वीक की बात करूं तो 960 रुपये इसका लो था और 1378 रुपये इसका हाई था। अगर मैं इसकी पीई रेशो की बात करूं, तकरीबन 20.4 के पीई रेशो पे वर्क कर रहा है। HCL हमें पता है वन ऑफ द टेक जाइंट स्टॉक है। ये तकरीबन 4 साल में अपने पैसे डबल करता है। मैं आपको नीचे आके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 10 साल का इसका चार्ट। तो लास्ट 10 साल पहले, यानी कि 13 जुलाई 2012 में, ये 120 रुपये के आसपास था। तब से आप देखें तो 2016 तक इसने खुद को इजीली डबल कर लिया था। और अगर मैं 16 के बाद बात करूं 20 की, 20 में ये नीचे गया है, बट उसके बाद अगेन इसने फिर से खुद को डबल कर लिया है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो तकरीबन 4 साल की एवरेज लेता है और खुद को डबल कर लेता है। अगर मैं नीचे आऊं, मुझे ये पर्सनली क्यों पसंद है, तो आप यहाँ पे इसके प्रोज वगैरह चेक कर सकते हो। बट मुझे इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं 2011 से बात करूं तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जून 2011 में जो इसकी सेल्स थी वो तकरीबन 15,000 के आसपास थी। 12 में 20,000, 13 में 25,000। तो ये आप देख सकते हैं एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न है। ये कॉन्टिन्यूसली जो इसकी सेल है इंक्रीज हुई ही हुई है। अगर मैं मार्च 2022 की सेल्स की रिकॉर्ड करूं तो वो 85,000 के करीब थी। और अगर मैं बात करूं 2011 से 2022 तक, इसने अपनी सेल को तकरीबन 6 गुना किया है। और इसका इम्पैक्ट इसके नेट प्रॉफिट में भी देखा जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका नेट प्रॉफिट है 2011 जून में 1600 करोड़ के आसपास था, और मार्च 2022 में वो 13,000 करोड़ के आसपास है, जो तकरीबन 6 से 7 गुना चला जाता है। इसके अलावा इसका डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 88% डिविडेंड पे आउट रहा है इसका मार्च 2022 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके फ्यूचर की, तो मुझे अभी इसका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसका पीई रेशो भी काफ़ी अच्छा है। इसके जो प्रॉफिट शीट्स हैं वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एफआईआईज ने अभी इसमें थोड़ी सेल आउट किया है, बट अभी भी वो हाईली इन्वेस्टेड है। तकरीबन 18 to 19% जो स्टॉक का उन्होंने अभी परचेज करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ डीआईआईज की, तो तकरीबन 14 साढ़े 14% इन्वेस्टमेंट उनकी भी अवेलेबल है। प्रमोटर्स की जो इनमें शेयर होल्डिंग है अभी 60% प्लस चल रही है। पहले 2019 में आप देख सकते हैं 60% थी, उसके बाद थोड़ी बहुत कम भी हुई है दिसंबर 2019 में, बट उसके बाद उन्होंने फिर से इसको थोड़ा परचेज किया है। अगर उसके बाद मैं जनरल पब्लिक की बात करूं तो जनरल पब्लिक में भी इसका जो ट्रेंड है वो बना हुआ है। हालांकि इतना परचेज ये नहीं हुआ है जनरल पब्लिक के थ्रू, भी जनरल पब्लिक जो है वो ज़्यादातर
बेट करते हैं TCS या इन्फोसिस पे, वो भी उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में आगे जाके बात करूंगा। बट मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी फर्स्ट बाय होगी अगर इसका प्राइस नीचे और आता है तो। मैं 950 या 960 के करीब पे इसको और बाय करना शुरू करूंगा। और अगेन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी बाइंग स्ट्रेटेजी ये है कि मैं एक साथ पूरा पैसा नहीं डालता। अगर मैं 10,000 के ये स्टॉक खरीदना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं 2,000 के खरीदूंगा, उसके बाद वेट करूंगा, अगर थोड़ा नीचे हो जाता है फिर 2,000 के खरीदूंगा। ऐसे करके मैं अपनी एवरेज बनाऊंगा। मैं हर स्टॉक परचेज पे ऐसा ही करता हूँ और मैं ये रेकमेंड भी करता हूँ जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको। तो गाइज ये हो गया मेरा स्टॉक नंबर 1। मूविंग टूवर्ड द स्टॉक नंबर 2, तो सेकंड स्टॉक है वो है टेक जाइंट का ही इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस अगेन गाइज ये भी वन ऑफ द बेस्ट टेक कंपनीज है। जितने भी टेकीज हैं यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी आईटीज में हैं, वो इन्फोसिस में खुद रिक्रूटमेंट होना करवाना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो इन्फोसिस के लिए फ्यूचर में या प्रेजेंट में कभी ना कभी काम ज़रूर करें। तो अगर मैं इसके शेयर की बात करूं तो इस वक्त जो इसका प्राइस है वो तकरीबन 1477 के पास चल रहा है। बट 52 वीक अगर इसके लो और हाई की मैं बात करूं तो 52 वीक का लो इसका था 1399 का और 52 वीक का हाई इसका था 1954 का। अभी इसमें अच्छी खासी जो है सेलिंग चल रही है, बट इसके फंडामेंटल गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं खुद अपने लिए ये रेकमेंड कर रहा हूँ। अगेन गाइस मैं इस वीडियो में एक बार फिर से डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है वो रिकमेंडेशन पर्पसेस के लिए नहीं है। इसलिए आप प्लीज़ कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। वापस इस स्टॉक पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं मार्केट कैप की तो एक अच्छा खासा मार्केट कैप हमें इस स्टॉक में देखने को मिल जाता है 6,21,000 करोड़ का। अगर मैं पीई की बात करूं तो इसका जो पीई रेशो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, बट HCL के कंपैरिजन में ज़्यादा है गाइस। बट अगेन ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मेरे अकॉर्डिंग इसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो 5 का फेस वैल्यू है इसका। और यहाँ पे अगर मैं इसके लास्ट 10 साल के प्राइस की बात करूं तो आप देख सकते हैं तकरीबन 10 साल पहले इसका प्राइस 309 रुपये था और अब तक ये 10-12 साल में हमें 5 गुना तक का रिटर्न दे चुका है। अगेन थोड़ा सा नीचे आते हैं स्टॉक में और इसके हम रिजल्ट्स चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ईयर टू ईयरली। अगर मैं मार्च 2021 से बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2011 से बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्च 2011 में जिसकी सेल्स थी वो तकरीबन 27,000 करोड़ की थी। जैसा HCL में हमने देखा वैसा ही कंटिन्यूस ग्रोथ हम इसमें भी देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 में वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1,21,000 करोड़ की हो गई है। इसके अलावा अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो इंडियन गवर्नमेंट है, उसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो इन्फोसिस बनाता है। अगर हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट की मैं बात करूं तो वो भी इन्फोसिस ने ही डेवलप की है। इसके अलावा इन्हें बाहर से बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलता है और जैसे जैसे रूपी जो है वो कमज़ोर हो रहा है US डॉलर के कंपैरेटिवली, तो कहीं ना कहीं हमें जो टेक स्टॉक्स है उनमें कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलेगा ही। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि मार्च 2011 में वो तकरीबन 6,800 करोड़ के आसपास था और मार्च 2022 में वो तकरीबन 22,000 करोड़ के आसपास बढ़ के पहुंच चुका है गाइस। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न्स की बात करूं और 10 ईयर का यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टॉक प्राइस का CAGR जो इसका रिटर्न इसने दिया है वो तकरीबन 17% दिया है। अभी अगेन गाइस ये करेक्शन पे है, तो अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता है तो डेफिनेटली 1250 की रेंज में मैं इसको बाय करना बहुत पसंद करूंगा। उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रमोटर्स के पास इतना कुछ ज़्यादा ये स्टॉक नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं FIIs का जो है ये फेवरेट स्टॉक है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा सेलिंग चल रही है, स्टिल इसका प्राइस भी टूटा है, तो वो सेलिंग जो है वो DIIs की तरफ से ज़्यादा हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं FIIs ने अभी भी इसको कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा हुआ है। अगर मैं जून 2019 की बात करूं तो तकरीबन 33% जो था वो होल्ड किया हुआ था और मार्च 2022 में भी 33% ही जो है वो होल्ड किया हुआ है। DIIs ने थोड़ी बहुत जो अपनी इसमें पोजीशन है वो कम की है, बट अगर मैं जनरल पब्लिक की बात करूं तो जनरल पब्लिक
बहुत ज़्यादा बुलिश है इन्फोसिस स्टॉक को लेके, और मैं भी वन ऑफ दोज पर्सन्स में आता हूँ जो बुलिश है इस स्टॉक के फ्यूचर को लेके। मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक कंपनी है, और ये आगे जाके हमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न बना के दे सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर की ही, तो वहाँ पे कुछ जो बैंक्स वगैरह हैं, जैसे डच बैंक ट्रस्ट कंपनी है अमेरिकाज, तो यहाँ पे तकरीबन 15% शेयर जो है इनका ही है। 15 से 16% की मैं अगर बात करता हूँ 36% में से। तो गाइज ये मेरी सेकंड पिक बन जाती है इस वजह से, क्योंकि अगेन ये एक टेक स्टॉक है। मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ टेक स्टॉक्स को लेके। जिस तरह से जो डॉलर है वो बढ़ रहा है, और रुपी का जो है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है इस वजह से भी। बट उसके अलावा मुझे लग रहा है कि फ्यूचर भी यही है कि जो टेक कंपनीज है वो आगे जाके बेटर परफॉर्म करेंगी। तो ये इसको मेरी सेकंड बाय बनाता है, सेकंड बेस्ट स्टॉक। तो अभी फर्स्ट स्टॉक हो गया गाइस HCL, एंड जो सेकंड स्टॉक हो गया इन्फोसिस। तो गाइज इसके बीच में प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये डाटा अभी तक पसंद आ रहा है तो, और वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए अगले 3 स्टॉक्स के लिए। तो अगर मैं थर्ड स्टॉक की इस वक्त बात करूं तो वो फिर से ये एक टेक जाइंट स्टॉक ही है, और ये टाटा ग्रुप का सबसे बेहतरीन स्टॉक है। अगर मैं इसकी मार्केट कैप की वैल्यू की बात करूं तो गाइज बहुत ही अल्टीमेट है, और इंडिया में इसकी सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैप है। मैं बात कर रहा हूँ TCS की, जैसे आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। इस वक्त जो इसका करंट प्राइस है वो 3360 तक आ गया है। अगर मैं लास्ट 52 वीक्स की बात करूं तो 52 वीक का जो इसका लो रहा है वो रहा है 3132 का, और हाई रहा है 4046 का। हमें पता है रिसेंटली ही जो TCS है इसने बाय बैक लिया है 4500 के प्राइस पे, तो कहीं ना कहीं ये 4500 के प्राइस को जाके आगे टच करेगा ही करेगा। इसके अलावा मैं अगर इसके पीई रेशो की बात करूं तो HCL और इन्फोसिस के कंपैरेटिवली इसका पीई रेशो थोड़ा सा और ज़्यादा है, और मैं इसको अपने लिए बेस्ट बाय मानता हूं अगर ये 3000 के करीब रेंज में मुझे मिल जाता है तो। अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात करूं तो इसकी फेस वैल्यू 1 है। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम नीचे और देखते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में, इसकी सेल्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मार्च 2011 में जो इसकी सेल्स थी वो तकरीबन 37,000 करोड़ के आसपास थी, और मार्च 2022 में आप देख सकते हैं 1,91,000 करोड़ के आसपास इसने सेल दी है। जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा झलकता है इसका। जो नेट प्रॉफिट है वो तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास था मार्च 2011 में, और मार्च 2022 की बात करूं तो वो तकरीबन 38,000 करोड़ के आसपास उसका नेट प्रॉफिट गया है। और ये गाइस बहुत ही बेहतरीन नंबर है, बिलीव मी, अगर मैं किसी भी कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं तो। अगर मैं इसकी CAGR की बात करूं तो इसने लास्ट 10 साल में 18% पर ईयर के अकॉर्डिंग CAGR दिया है, और अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 10 साल में 14% इसने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। इस वजह से गाइज ये मेरी थर्ड पिक बन जाती है, जिसको मैं फ्यूचर में बाय करना पसंद करूंगा जब मार्केट और नीचे जाती है तो। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास एक अच्छा खासा जो इसका शेयर होल्ड है वो अभी पड़ा हुआ है। प्रमोटर हमें पता है टाटा सन्स इनके प्रमोटर्स हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 72% जो शेयर्स हैं उनके पास पड़े हुए हैं। उसके अलावा ये स्टॉक FII का भी फेवरेट है। तकरीबन 14% स्टॉक जो है, अगर आप मार्च 2022 की बात करें तो वहाँ अभी भी जो है इनके पास FII के पास ही पड़े हुए हैं। इसके बाद अगर मैं DII की बात करूं तो तकरीबन 7 या 8% के करीब जो स्टॉक है इनके पास भी पड़े हुए हैं। जनरल पब्लिक भी थोड़ा बहुत अपना इसमें जो स्टेक है वो बढ़ा रही है। तकरीबन 5.70% जो स्टेक है इनके पास भी पड़ा हुआ है। गाइस इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। अभी गवर्नमेंट जो है, अगेन जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो जो भी प्रोजेक्ट देती है उनमें इन्फोसिस या टाटा को हमेशा कंसीडर करती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो इंडियन मार्केट में
और साथ ही साथ यूएस की मार्केट की बात करूं या मैं और किसी फॉरेन कंट्री की मार्केट की बात करूं, तो जो टाटा और इन्फोसिस है या एचसीएल है, ये ऐसी कंपनीज है जो कहीं ना कहीं से काम ढूंढ के ला ही लेती हैं। और यही इन कंपनीज का जो बेसिक फंडा है वो बना हुआ है काफी सालों से, इसी वजह से ये टेक जाइंट बनी है गाइस। और मैं हमेशा इन पे बेट करना पसंद करूंगा। इसलिए गाइस जो मेरी पहले 3 स्टॉक है टॉप 5 में से जो मैं बताने जा रहा था, उसमें जो 3 स्टॉक हैं गाइस वो टेक जाइंट है, अगर आपने ये बात नोटिस की हो तो। अब बात करते हैं गाइस फोर्थ स्टॉक के बारे में, और मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि ये जो फोर्थ स्टॉक है ये टेक स्टॉक नहीं है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। तो फाइनेंशियल स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो हम बैंकिंग सेक्टर में आ जाते हैं। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो तकरीबन एक दो या तीन बैंक होंगे टॉप में, टॉप के अगर जो हमारे दिमाग में आते हैं जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो बैंक आता है वो है एच डी एफ सी बैंक। जी हाँ गाइस, और ये है मेरा फोर्थ स्टॉक जो मैं बाय करना पसंद करूंगा अगर इसका प्राइस और नीचे आता है तो। अगेन अगर मैं एच डी एफ सी के मार्केट कैप की बात करूं तो एक अच्छा खासा मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाता है। स्टॉक का पीई रेशो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है गाइस, 19 का पीई रेशो है, 19.7 का, जो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। और अगर मैं इसके 52 वीक के हाई और लो की बात करूं तो इसका लो 1278 रहा है और जो इसका हाई है वो 1725 के करीब रहा है। इसके अलावा गाइस एच डी एफ सी बैंक मुझे लग रहा है आगे जाके बहुत ग्रोथ करेगा। जैसे हमें पता है एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक का जो मर्जर हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं इसने 1725 को हिट किया था, बट मार्केट में जो है इस वक्त थोड़ा सा जो डोमिनेंट है वो बुल से बेरिश हुआ पड़ा है, इस वजह से हमें जो इम्पैक्ट है इसमें देखने को मिला है। बट अभी भी ये जो स्टॉक है इतना नहीं टूटा है और मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये इजीली लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 2,500 से 3,000 के मार्क को टच कर सकता है। तो अगेन गाइस मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। जैसे कि मैं हर स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, मैं सब हर स्टॉक की प्रॉफिट एंड लॉस के चार्ट को देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मार्च 2011 से बात करें तो मार्च 2011 में जो इसका रेवेन्यू था वो तकरीबन 20,000 करोड़ का था। और मार्च 2022 में अगर बात करें तो 1,35,000 करोड़ बन चुका है गाइस। इस वक्त अगर मैं इंडिया में बात करूं तो ये नंबर 1 बैंक है, नंबर 2 पे आईसीआईसीआई है, उसके बाद एसबीआई आता है। एसबीआई हम सब जानते हैं, हम सबका ट्रस्ट है। और जो जो बैंकिंग सेक्टर में है या जो जो जिनके भी सैलरी के खाते हैं या कुछ भी है वो कहीं ना कहीं एच डी एफ सी के बारे में भी जानते होंगे। वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स हैं इंडस्ट्री में और यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बता ही रहे हैं। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो मार्च 2011 में तकरीबन 4,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और मार्च 2022 की मैं अगर बात करूं तो 38,000 इसका जो नेट प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट 8 से 9 गुना इसने पैसा किया है अगर मैं बात करूं लास्ट 11 से 12 साल की। मैं इसके बारे में बहुत बुलिश हूं कि आगे जाके भी ये हमें अच्छी खासी रिटर्न्स दे सकता है। अगर मैं इसके स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की बात करूं तो लास्ट 10 साल में इसने तकरीबन 18% दिया है। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो लास्ट 10 साल में इसने 22% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ प्रोवाइड किया है गाइस, जो कि ब्रिलियंट है अगर आप किसी भी स्टॉक का देखते हैं तो। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो अगर मैं प्रोमोटर्स की बात करूं तो प्रमोटर्स के पास तकरीबन 19% का स्टॉक अवेलेबल है, बट ये जो स्टॉक है गाइस वो एफ का और डी का फेवरेट स्टॉक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ की जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन 35% है इवन ऑन मार्च 2022 में। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 38% एफ इन्वेस्टमेंट थी इस स्टॉक में, बट अभी भी 35% से ऊपर इसकी इनमें इन्वेस्टमेंट एफ की है। अगर मैं डी की बात करूं तो तक उन्होंने जो अपनी मार्केट है इसमें शेयर होल्ड इस शेयर में वो इंक्रीज ही की है। वो तकरीबन 16.86% से अभी 24.55% हमें देखने को मिली है। हाँ, जनरल पब्लिक में थोड़ी बहुत सेलिंग हमें देखने को मिली है, 18% था जून 2019 में। अगर मैं आज बात करूं तो तकरीबन 14% के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल जाता है। बट अगेन गाइज मैं अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है
HDFC बैंक का, और डेफिनेटली अगर ये आगे जाके थोड़ा बहुत नीचे आता है 1250 की रेंज में, तो मैं डेफिनेटली इसको और बाय करना बहुत ज़्यादा पसंद करूंगा। तो गाइस, ये हो गए हमारे 4 स्टॉक, जिसमें 3 टेक स्टॉक थे और 1 फाइनेंस स्टॉक था। और अभी मैं बात करने जा रहा हूँ 5th स्टॉक के बारे में। तो ये भी एक फाइनेंशियल स्टॉक ही है, ये भी एक प्राइवेट बैंक का ही स्टॉक है। तो अगर हम HDFC बैंक की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम ICICI बैंक की बात ना करें। तो गाइज, ये मेरा फिफ्थ स्टॉक है जो मैं परचेज करूंगा गोइंग फर्दर, अगर इसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है तो अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, तो इसकी भी मार्केट कैप काफी ज्यादा अच्छी है। 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। अगर मैं स्टॉक की पीई रेशो की बात करूं, तो तकरीबन 20% के आसपास की है, जो कि सिमिलर है HDFC बैंक के साथ। अगर मैं इसके 52 वीक के लो और हाई की बात करूं, तो 52 वीक का लो इसका 616 के आसपास देखा जा सकता है, और 52 वीक का जो इसका हाई है वो 867 रुपीज के आसपास देखा जा सकता है। और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो तकरीबन 720 के आसपास चल रहा है। तो गाइज, ये मेरी 5th बाय है, और इसके हम नंबर अभी डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे आप रेवेन्यू इसका देख सकते हैं। अगर मैं मार्च 2011 की बात करूं, तो इसका रेवेन्यू था तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास। और अगर मैं मार्च 2022 की बात करूं, तो इसका जो रेवेन्यू है वो है 95,000 करोड़ के आसपास। जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी हमें इनटू 4 टाइम्स देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं नेट प्रॉफिट इसका 2011 की बात करूं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट था वो तकरीबन 6,093 करोड़ के आसपास था। और मार्च 2022 की बात करूं, तो उसमें मैं ये बता सकता हूं कि तकरीबन 25,000 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हमें देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आए और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो लास्ट 10 साल में इसका 13% रहा है गाइस। बाकियों के कंपैरेटिवली कम है, बट बिलीव मी गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो बाकी के जो 4 स्टॉक मैंने बताए हैं, ये वाला जो ICICI का स्टॉक है वो उन चारों स्टॉक को आउट परफॉर्म करेगा और उनसे बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा हमें। अगर मैं स्टॉक की CAGR की बात करूं, तो लास्ट 10 साल में इसने तकरीबन 17% का CAGR हमें प्रोवाइड किया है। इसके अलावा गाइज, अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं FII और DII इसका। तो गाइज, ये इनका फेवरेट स्टॉक है। FII इसकी तकरीबन 43 या 44% की हम बोल सकते हैं इनमें इन्वेस्टमेंट है, और DII की भी तकरीबन इतनी ही इन्वेस्टमेंट इसमें देखी जा सकती है। अगर मैं पब्लिक की बात करूं, तो तकरीबन 11% की पब्लिक के पास इसकी डिमांड है या स्टॉक अवेलेबल है। तो ये गाइज मेरे 5 रिकमेंडेशन थे। अगेन गाइज, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड रिकमेंडेशन, ये 5 ऐसे स्टॉक थे जो गोइंग फर्दर मैं खुद परचेज करना चाहूंगा अपने लिए जब मार्केट डाउन आती है। तो गाइज, अगेन इस वीडियो को रिकमेंडेशन के लिए मत लेना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी अच्छे स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज, इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। बाय बाय।